हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं आपका स्वागत करती हूँ। और पूर्वालोकन सीरीज में पॉलिटिकल साइंस में पूर्वालोकन सीरीज चल रही है। और पूर्वालोकन सीरीज में आज का हमारा डे है 22। और डे 22 में आज हम टॉपिक को टारगेट करने वाले हैं सर्वोच्च न्यायालय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट करते हुए। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपकी भी हेल्प हो और दूसरों की भी हेल्प हो। उनके साथ मेरे चैनल को शेयर करिए। और इससे पहले जितने भी टॉपिक मैंने कराए हैं उन सबको आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके साथ साथ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री भी चल रही है, तो उसमें भी बराबर से डे चल रहे हैं, 22 डे चल रहे हैं, तो बहुत सारे टॉपिक्स हो चुके हैं। किसी में मैं 2 टॉपिक कराती हूँ, अगर कोई लंबा टॉपिक होता है तो 1 कराती हूँ, नहीं तो 2 टॉपिक भी हो जाते हैं, कभी कभी 3 भी हो जाते हैं, जिस तरह से वीडियो बनता है। तो आप जाकर के वो भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ क्रॉनिकल सीरीज़ चल रही है, क्रॉनिकल मैगजीन करा रही हूँ मैं मई मंथ की। तो मई मंथ की जो मैं करा रही हूँ तो वो भी आप देख सकते हैं, उसके भी 4-5 पार्ट हो चुके हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर लेते हैं और आज कर लेते हैं पेन को थोड़ा सा चेंज। बहुत दिन से ब्लू चल रहा है, तो आज कौन सा कलर ले, चलो आज ले लेते हैं स्टार्टिंग से हल्का सा गाजरी कलर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के तहत एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है, जिसमें शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके अधीन उच्च न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालयों की श्रेणियां हैं। न्यायपालिका की यह एकल प्रणाली भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है, तो 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। जबकि उद्घाटन इसका हुआ है 28 जनवरी 1950 को। तो अगर कोई ये पूछे कि स्थापना कब हुई तो 26 जनवरी 1950 को, और सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कब हुआ है तो 2 दिन बाद हुआ, 28 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अध्याय 4 में सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 124 से 147 में दिए हुए हैं। तो हमें ये याद रखना है कि भाग 5 में, तो ये दिए हुए हैं भाग 5 में अध्याय 4 में और अनुच्छेद 124 से 147 में सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान दिए हुए हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या वर्तमान में कितनी है, 34, यानी कि 33 जो है अन्य न्यायाधीश होते हैं और 1 होता है मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के एवं उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने जिन्हें राष्ट्रपति इस प्रयोजन हेतु आवश्यक समझे के बाद करता है। ठीक है, इसी तरह सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी होती है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश का परामर्श आवश्यक है। यहाँ मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से तात्पर्य है मुख्य न्यायाधीश के साथ सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कॉलेजियम के परामर्श से। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 5 वर्ष के लिए न्यायाधीश होना चाहिए, या उसे किसी उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों में मिलाकर कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता होना चाहिए, है ना, यानी कि वकील। राष्ट्रपति के विचार में ये पारंगत विधिवेत्ता हो। ठीक, नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए संविधान में न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि संसद कर सकती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना पद त्याग करते हैं, ये भी सही है, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 124(4) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश नहीं दे दिया है। ठीक है, तब तक नहीं हटाया जाएगा। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1900
न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में कुल 7 धाराएं हैं, जिसमें उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने हेतु समावेदन और उन पर लगाए गए कदाचार या असमर्थता के अभियोग की जांच एवं उसे सिद्ध करने की प्रक्रिया का विनियमन किया गया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन संसद के द्वारा निर्धारित होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 127 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम पूरा करने में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 145(3) के तहत सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले या राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेदन 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से मांगे गए परामर्श की सुनवाई के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। इसे संविधान पीठ के रूप में अभिहित किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय है तथा उसे अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति है। अभिलेख न्यायालय का अर्थ है कि इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है। अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच, 2 या अधिक राज्यों के बीच तथा भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों और दूसरी ओर 1 या अधिक अन्य राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति मूल आरंभिक अधिकारिकता के अंतर्गत आती है। अनुच्छेद 132 से 136 तक सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त का प्रावधान है। अनुच्छेद 137 के अंतर्गत अपने निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय के द्वारा पुनर्विलोकन यानी कि रिव्यू किया जाता है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। इस शक्ति के तहत सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर विधायी और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच की जाती है। अधिकारातीत पाए जाने की स्थिति में इन्हें अविधिक, असंवैधानिक और अवैध घोषित किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक तथा अभिभावक कहा जाता है। अनुच्छेद 138 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार संसद को है। अनुच्छेद 139 का 2 के तहत देश के किसी उच्च न्यायालय में चल रहे मामले, वाद या केस को किसी अन्य उच्च न्यायालय में भेजने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। भारतीय संविधान के मौलिक ढांचे या आधिकारिक संरचना बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत का स्रोत न्यायिक व्याख्या है। केशवानंद भारती 1973 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मौलिक ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके तहत संविधान के किसी भी संशोधन की उच्चतम न्यायालय के द्वारा समीक्षा की जा सकती है यदि वो संशोधन संविधान के मौलिक आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है। संविधान के अनुच्छेद 141 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा घोषित विधि भारत के सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होती है। अनुच्छेद 142 में उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों के प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे नोट्स होते खत्म और अब हम चलते हैं इसके पीवाईक्यू करने में। तो पीवाईक्यू हम आराम से करेंगे टाइम लेते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ? तो हमने पढ़ा था 28 जनवरी 1950 को। ठीक है, और इसका जो स्थापना हुई है वो हुई है 26 जनवरी 1950 को। उद्घाटन हुआ है 28 जनवरी 1950 को। ठीक, नेक्स्ट। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी भारतीय संविधान के द्वारा। नेक्स्ट, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो ये निहित है संसद के पास में। ठीक है, संसद जो है वो इसके उसमें वृद्धि कर सकती है। और ये कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये वर्णित है आपके, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया, जिसमें ये कहा गया कि उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे तथा संसद समय समय पर विधि के द्वारा न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कर सकती है। संसद ने न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करने के लिए 1956 में उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 पारित किया
और न्यायाधीशों की संख्या 10 मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कर दी। इस अधिनियम में संशोधन करके न्यायाधीशों की संख्या समय समय पर बढ़ाई गई। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितनी है? 33, यानी कितनी हो गई? 34। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या कितनी है? तो भाई वर्तमान स्वीकृत संख्या है 34, यानी कि 33 अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। नेक्स्ट, ये अभी हमने देखो पढ़ा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत की गई। फिर से देख लीजिए। और अनुच्छेद 124 में न्यायाधीशों की संख्या का उल्लेख है। जब संविधान प्रारंभ हुआ तब उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायमूर्ति सहित कितनी थी? 8 थी खाली। ठीक है। अनुच्छेद 124(1) के प्रावधान के तहत संसद ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 के द्वारा इस संख्या को 11 कर दिया और फिर से 1960 में बढ़ा के 14 कर दिया। तो पहले कितनी थी? 8 थी, फिर हो गई 11, फिर हो गई 14 और 1986 में कितनी हो गई? 26। ठीक है। फिर 2008 के अधिनियम के तहत मुख्य न्यायाधीश में कितनी हो गई अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय में? तो हो गई 30, यानी कि 31 मतलब कह सकते हैं। ठीक, प्रावधान किया गया। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधित अधिनियम 2019 के तहत मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या को 30 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 33। तो अब टोटल कितने हो गए हैं? 34 हो गए हैं। ठीक है। तो हमें देखो क्या क्या पता चला। हमें पता चला स्टार्टिंग में कितनी थी? 8 थी, फिर हो गई कितनी? 11, फिर हो गई कितनी? 14। ठीक है। फिर कितनी हो गई? एक सेकेंड, मच्छर काट, एक सेकेंड। देखो पहले थी 8, फिर कितनी हुई? 11, फिर कितनी हुई? 14। ठीक है। फिर कितनी हुई? 18, फिर 26। देखो पहले थी 8, फिर हो गई 11, फिर हो गई 14, फिर हो गई 18, फिर हो गई 26, फिर हो गई 30 और अब कितनी हो गई है? 34, यानी 33 मतलब 34। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश को मिला करके। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं? तो कितने होते हैं भाई? 33 होते हैं वर्तमान समय में। ठीक है। एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं और टोटल कितने होते हैं? 34। नेक्स्ट, मंत्रिमंडल के फरवरी 2008 के लिए एक नए निर्णय के अनुसार सरकार उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या में वृद्धि करेगी। इस निर्णय के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या तब क्या होगी? तो तब जजों की संख्या कितनी होगी? 34। और अन्य न्यायाधीश को अगर मुख्य न्यायाधीश को छोड़ दे तो 33 होगी। ठीक है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो हम पढ़ चुके हैं कि 10 वर्ष तक के लिए वो एडवोकेट होना ही चाहिए। ठीक है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो भाई राष्ट्रपति करते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर। तो किसको पत्र लिखकर? राष्ट्रपति को पत्र लिखकर जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है वो अपना पद त्याग सकता है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? तो राष्ट्रपति को लिखकर दे सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर ये हटाए जा सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन दिया है न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता। भारत का संविधान ये परिभाषित करता है और ब्यौरा देता है कि क्या भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अक्षमता और सिद्ध कदाचार को गठित करते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया के ब्यौरे न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दिए गए हैं। ठीक है, ये सही है। यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान हेतु दिया जाता है तो विधि के द्वारा अपेक्षित है कि ये प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा समर्थित हो और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत के द्वारा तथा संसद के उस सदन के कुल उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 के
के द्वारा समर्थित हो। तो ये भी आपका सही है, तो 3 और 4 आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बाद भारत के राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जा सकते हैं संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। ठीक है, नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो 65 वर्ष है सेवानिवृत्ति की आयु, और उच्च न्यायालय में कितनी है? 62 वर्ष है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र है 65 वर्ष और उच्च न्यायालय में 62 वर्ष। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है, तो संसद के द्वारा इनका वेतन जो है वो निर्धारित किया जाता है, और ये बात है अनुच्छेद 125(1) में। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या क्या प्रावधान है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है। बिल्कुल सही। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा हटाया जा सकता है? नहीं। न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर आरोपित होता है, जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता है। तो ये बात एकदम सही है, तो आपका पहला और तीसरा सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो संसद भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिकता को विस्तारित नहीं कर सकती क्योंकि उसकी अधिकारिकता वही है जो संविधान ने प्रदान करी? नहीं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक संबद्ध मुख्य न्यायमूर्ति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और न्यायालय संबद्ध मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और न्यायालयों का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है। तो ये भी गलत है, तो ना ही 1 सही है और ना ही 2 सही है। सेवानिवृत्ति होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? तो किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। तो संविधान के अनुच्छेद 124(7) के अनुसार सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते, जबकि अनुच्छेद 220 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के बाद उच्चतम न्यायालय में और अन्य उच्च न्यायालयों जिस उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश रहे हों उसमें नहीं, अन्य में वो वकालत कर सकते हैं। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? तो ये व्यवस्था अपनाई गई थी 1993 में। तो स्थानांतरण के विषय में 1993 में कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया। 1993 में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की स्थापना का निर्णय दिया गया। इस निर्णय के तहत मुख्य न्यायाधीश के साथ सर्वोच्च न्यायालय के 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों का कॉलेजियम यानी कि मंडल निर्धारित किया गया, जिसे 1998 में विस्तारित कर मुख्य न्यायाधीश के साथ सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों से संरक्षित किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 अन्य और 1 हो, यानी कि होगा कितने? 5। सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित है में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ऐसे अन्य न्यायाधीश जो इस मंडल के सदस्य होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई? तो ये की गई है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? तो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है और बस तदर्थ न्यायाधीश की करी जा सकती है, अतिरिक्त न्यायाधीश की नहीं। तो संविधान का अनुच्छेद 127(1) के तहत यदि किसी समय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति जो कि कोरम कहलाता है प्राप्त न हो, तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद उस उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए पात्र हो सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ यानी कि एडॉक न्यायाधीश के रूप में नामित किया जा सकता है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधी प्रावधान केवल सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में है, अन्य न्यायालयों के लिए नहीं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो उसमें आपका आंसर होगा दोनों ही। भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है। ठीक है। और भारत के किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास है। ठीक। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 5 होनी चाहिए। ठीक है। संविधान के निर्वचन के बारे में विधि के सर्वान प्रश्न से संबंधित वाद पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 5 होनी चाहिए। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो ये शक्ति आती है आपकी मूल अधिकारिकता के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिकता में आते हैं? तो भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद आता है और 2 या अधिक राज्यों के बीच विवाद आता है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति है। ये कथन जो है वो सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। ये भाई सही नहीं है। ठीक है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका आशय क्या है? तो इसका आशय है कि इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। नेक्स्ट, भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किसे किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? तो अभिलेख न्यायालय आपका माना जाता है ये उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को। ठीक है। उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है राष्ट्रपति के अनुमोदन से। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो केशवानंद भारती वाद में संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई? तो मूल ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई है आपके इसमें से कोई भी नहीं है। ठीक है। तो भारतीय हमने अभी क्या बताया? केशवानंद भारती वाद है। ठीक है। तो इन ऑप्शन में से कोई भी नहीं था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संविधान का अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए गए हैं? तो भाई मौलिक ढांचा घोषित किए गए हैं अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 227। ठीक है। ये तीनों ही हैं। भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है, तो न्यायिक व्याख्या का स्रोत है। ठीक है। उच्चतम न्यायालय के द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी है? तो भाई सबसे बड़ी खंडपीठ बनी थी गोलकनाथ केस में। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? तो ये गोलकनाथ बनाम स्टेट बैंक ऑफ पंजाब में करी गई है। वाद एवं उस वाद में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। तो इंदिरा साहनीवाद यानी पिछड़ा वर्ग के लिए है, तो ये भाई सही है। विशाखावाद अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से कामकाजी महिलाओं के संरक्षण के लिए, ये भी सही है। मेनका गांधीवाद अनुच्छेद 14, 19 और 21 परस्पर अपवर्जी नहीं है, ये भी सही है। लेकिन बेला बनर्जीवाद जो है विदेशी यात्रा अधिकार दैहिक स्वतंत्रता का भाग है, ये है जो है आपका गलत है। ठीक है। तो ये आपका गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर बताइए कि इसमें से कौन सा एक सही है? तो भाई ये मूल अपीलीय परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है, ये सही है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं, इसके अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है? तो 142 के अंतर्गत ये दाखिल की जा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनरावलोकन हेतु अधिकृत करता है? तो ये है अनुच्छेद 137।
उच्चतम न्यायालय के द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश के पुनरावलोकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये कथन सही है, उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनरावलोकन करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्न में से क्या सही है? तो निम्न में से सही है कि सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है। ठीक। भारत के संविधान के संदर्भ में समान विधियों में अंतर्विश्व प्रतिषेध अथवा निर्बंधन अथवा उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन सा है कि इसका अर्थ हो सकता है? तो इसका अर्थ हो सकता है कि भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद के द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट। तो भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ क्या है? तो भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ है विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार। नेक्स्ट। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त होता है, तो राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार है। तो न्यायालय को अधिकार है कि यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करता है। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्षता और मूल अधिकार तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। तो ये गलत है। भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता और उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। ये सही है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भाई दोनों ही कथन इसमें रॉन्ग है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। दोनों ही कथन रॉन्ग है तो इस क्वेश्चन को हम नहीं पढ़ेंगे भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है भारत और यूएसए दोनों में। ठीक है, पास करते हैं क्योंकि बहुत क्वेश्चन है इसमें। तो कथन और कारण का ये है, तो चलिए पढ़ते हैं कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है, बिल्कुल सही। और भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं, ये भी बात सही है, लेकिन ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक, कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह विधि के सम्मत समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखता है तो। ठीक है, नेक्स्ट। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? तो भाई अंतिम अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान का संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है? तो भारतीय संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है? तो भारत का उच्चतम न्यायालय। ठीक है, भारतीय संविधान का अभिभावक तत्व निहित है तो सर्वोच्च न्यायालय में निहित है। ठीक है, नेक्स्ट। कथन और कारण पर बात करते हैं। ठीक है, तो केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिकता है। तो नहीं भाई, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है, बिल्कुल सही। तो आपका ए गलत है और आर सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से मामले में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिकता में आते हैं? तो राज्यों के परस्पर विवाद मूल अधिकारों का प्रवर्तन जो है वो इन दोनों के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो अनुच्छेद 32 करता है मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। विधायी शक्तियों को संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है संसद को। नेक्स्ट। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो भाई संसद के द्वारा विधि बनाकर। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का किसको अधिकार है? तो राष्ट्रपति को है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को एक अभिदेशन किया है। तो खंड 1 अनुच्छेद 143 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की परामर्शी अधिकारिकता के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?
तो भाई इसमें से कथन कौन कौन से सही है? तो भाई आपका कथन सही है, परामर्शी अधिकारिकता को शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है। और दूसरा आपका सही है, परामर्शी अधिकारिकता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार के द्वारा बाध्यकारी नहीं होता है। तो 2 और 3 आपका सही है इसमें। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री अधिकार से प्रयुक्त होता है कि वह सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। नेक्स्ट, भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है तभी जब वो ऐसे परामर्श के लिए कहता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को विधि अथवा तथ्यों के विषयों पर सलाह देता है यदि वह ऐसी कोई सलाह मांगता है तो। गुजरात के विधानसभा के चुनाव 2002 को स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय की अधिमान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया था? तो अनुच्छेद 143 के अंतर्गत किया था। मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा, अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, संविधान और कानून की रक्षा करूंगा। ये शपथ ली जाती है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। नेक्स्ट, देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे बात को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? तो सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के पास है। ठीक है। नेक्स्ट, अब सूची से 1 से हमें सूची 2 को मिलाना है भाई। ठीक है, चलिए मिलाते हैं। तो AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य जो है वो आपका निवारक अवरोध की प्रक्रिया के है। ठीक है, विषय है इसका। रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य का जो विषय है वो स्वतंत्र भाषण पर रोक है। शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ जो है वो संविधान संशोधन की संसद की शक्ति पर है। और चंपकम दोई राजन बनाम मद्रास राज्य जो है वो शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु समानता के विषय पर है। ठीक है। नेक्स्ट, कामेश्वर सिंह बनाम, इसमें क्या है, कौन सा वाद जमी, आगे लिखा ही नहीं है। तो प्रश्नगत वादों में से कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्यवाद और पश्चिम बंगाल राज्य बनाम सुबोध गोपालवाद जमींदारी व्यवस्था तथा भूमि सुधार कानून से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें आंसर इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित था? तो सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण से ये संबंधित था। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी पंचायत निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पावन कर्तव्य के उल्लंघन पर असंवैधानिक घोषित किया? तो ये घोषित किया है अनुच्छेद 355 में। नेक्स्ट, TDSAT के निर्णयों को चुनौती दी जा सकती है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का सही क्रम क्या है? तो HL दत्तू, TS ठाकुर, जगदीप सिंह खेहर। चौथी महिला जज जिन्हें अप्रैल 2010 में भारत के उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया गया है तो वह है जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा। हाल ही में नियुक्त सुप्रीम कोर्ट के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन इससे पहले किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं था? तो L नागेश्वर राव। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नांकित मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं है? तो न्यायमूर्ति SK झा। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भाई उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश थे आपके न्यायाधीश भगवती द्वारा हुआ था ये। ठीक है। जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो भाई न्यायिक पहल के द्वारा की गई है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो न्यायमूर्ति BR कृष्ण अय्यर भारतीय न्यायिक सेवा में लोकहित याचिका के प्रजनों में से एक माने जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका सही है। मैं जल्दी जल्दी करा रही हूँ क्योंकि लेंदी है, फिर बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। और PIL क्या है? तो भाई PIL सबको पता होना चाहिए कि PIL किसे कहते हैं। तो PIL कहते हैं हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को। ठीक है, जनहित याचिका। और ये याचिका जो है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों में प्रस्तुत की जा सकती है। जनहित याचिका कहाँ पे प्रस्तुत की जा सकती है? तो अभी पता है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में। नेक्स्ट, तो कथन और कारण बताना है भाई। तो जनहित याचिका जन सहयोगी नागरिकों को न्यायालय तक जाने की स्वीकृति देती है
और जन सहयोगी व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए न्याय मांग सके जो किसी कारण से न्यायालय तक पहुंच पाने में असमर्थ है। दोनों ही सत्य हैं, ठीक है। लोकहितवाद मुकदमे की संकल्पना का उद्गम देश है, तो उद्गम देश कौन सा है आपका? यूएसए है। नेक्स्ट, जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई? तो ये हुई है संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है, तो जनहित याचिका से संबंधित है ये किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं है? तो न्यायमूर्ति एस आनंद ने कहा। सितंबर 2003 में न्यायालय के एक निर्णय से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति प्रतिष्ठित हुई और वो न्यायालय है आपका भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ठीक, नेक्स्ट, विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मुकदमा संबंधित है, तो कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से, ठीक है। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीश निम्नलिखित में से किस मामले में पाया कि केंद्रीय अन्वेषण शाखा एक पिंजराबंद तोता है? तो कोयला आवंटन घोटाला वाद में ये पाया गया। समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आपका धारा 377 से संबंधित है, ठीक है। किस कानून के अंतर्गत ये निहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के द्वारा। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक होता है फिनिश, हमने फटाफट से कंप्लीट कर लिया है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा राज्यपाल। कौन सा होगा? राज्यपाल। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मैंने फास्ट फॉरवर्ड में करा दिया है बहुत कम समय में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा सा भी यूजफुल हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करें, फीडबैक जरूर दें, दूसरों के साथ इसे शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए दिन के साथ, ठीक है। तो आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।